हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने जो है एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षा के लिए, उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रशासनिक व्यवस्था, तो इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। कला और वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे और न्याय व्यवस्था तथा इन सबको पढ़ने के बाद हम लोग 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला हमारा है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं। तो श्रीगुप्त से शुरू होकर, यानी इस गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, और इससे जो शुरू होता है श्रीगुप्त का जो साम्राज्य शुरू होता है, तो 200 वर्षों की अवधि में गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त के शासनकाल तक अपनी प्रमुखता पर पहुंच गया। यानी श्रीगुप्त से स्टार्ट हुआ और स्कंदगुप्त शासन करता है, तो उस समय की अवधि क्या है, 200 वर्ष बीत चुके हैं श्रीगुप्त के बाद। ठीक है, तो ये उसको बता रहा है। तो उस समय तक क्या है, एक तरह से गुप्त साम्राज्य एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र बना चुका था, एक तरह से एक प्रमुखता यानी एक महत्वपूर्ण स्थान रख चुका था भारत में, हम कह सकते हैं। या उस समय जो कि राज्य हुआ करते थे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य बन चुका था, जो श्रीगुप्त के द्वारा बैठाया गया था या स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसके बाद गुप्त वंश के कमजोर शासकों ने शासन किया और अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बना। यानी इसके बाद जबकि स्कंदगुप्त था, तो उसके बाद जो शासन हुए वो क्या थे, बहुत ही कमजोर निकले, जिसको उन्होंने संभाल नहीं पाया अपने राज्य को। और फिर क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य था वो पतन की ओर अग्रसर हो गया और पतन हो गया उसका। ठीक है, आगे बात करें तो गुप्त साम्राज्य में शासक कौन कौन से हुए, प्रमुख शासक तो श्रीगुप्त हैं, घटोत्कच हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, इसका कालक्रम भी दिया हुआ है कि कब से कब तक ये राजा बने हुए थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इन सब जो है शासकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। चलिए पहले शासक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा शासक है श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त ने जो स्थापना की थी गुप्त वंश की 240 ईस्वी पूर्व में की गई थी, और ये 280 ईस्वी तक क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, तो श्रीगुप्त ने क्या किया था, इस वंश की स्थापना की थी गुप्त साम्राज्य की, और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उन्हें महाराजा के रूप में वर्णित किया गया है। यानी हम अगर इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे लिखा गया है कि इनको जो है एक नाम दिया गया था, महाराजा के रूप में क्या है बताया गया है श्रीगुप्त को। तो इनके संबंधित जो है इतने ही टॉपिक या फैक्ट हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। इससे अलावा आपसे पेपर में कुछ भी नहीं पूछेगा इनके बारे में। बात करते हैं घटोत्कच के बारे में। तो घटोत्कच का जो कालक्रम है 280 तक जो है श्रीगुप्त रहते हैं, तो उसके बाद क्या है, घटोत्कच शासन करता है, जो उसका उनके उत्तराधिकारी के रूप में, यानी उत्तराधिकारी होता है किसका, तो श्रीगुप्त का। और 280 पे शासन पे यानी गद्दी पे बैठता है, और 319 ईस्वी तक क्या करता है, शासन करता है। तो घटोत्कच अपने पिता श्रीगुप्त का क्या था, उत्तराधिकारी था, यानी उसका लड़का था। किसका, श्रीगुप्त का लड़का कौन था, घटोत्कच। ठीक है, आगे दिया है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में श्रीगुप्त के साथ साथ उन्हें महाराजा के रूप में भी वर्णित किया गया है। यानी जहाँ पे श्रीगुप्त को महाराज कहा गया है, तो उसके लड़के जो है घटोत्कच के बारे में भी क्या है, महाराजा शब्द यूज करके क्या है उसे संबोधित किया गया है, उसके लड़के यानी घटोत्कच को भी। ठीक है, तो घटोत्कच को भी महाराजा कहा गया है और श्रीगुप्त को भी महाराजा कहा गया है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच से उतना ही क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा उससे बनता नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण शासक इतने नहीं थे जितना बाकी शासक है, जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो आगे बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जो 319 में गद्दी पे बैठता है और 350 ईस्वी तक क्या करता है, शासन करता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के स्थान पे क्या हुआ, शासक बना था। यानी किसके स्थान पे, तो घटोत्कच के स्थान पे शासक बनता है जो चंद्रगुप्त प्रथम होता है, और यह गुप्त वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। यानी गुप्त वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हम कह सकते हैं, तो एक पहला महत्वपूर्ण शासक बना, यानी पहला महत्वपूर्ण शासक कौन बना, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बात करें, यह महाराजा धीराज के कहे जाने वाले पहले राजा थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा है। हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग क्या है, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री के नाम से, वहां से जाके हमारे चैनल पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि जो है आपको जो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि वीडियो आप तक पहुंच जाए, आप लोग इसको देख लें। ठीक है, और ये ध्यान रखें कि घंटे के बटन को ऑन जरूर करें, ताकि आपको सूचना मिलती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो महाराजा धीराज के कहे जाने वाला जो पहला शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम था, अर्थात इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है,
आगे दिया है लिच्छवी राजकुमारी संभवतः नेपाल, यानी लिच्छवी की जो राजकुमारी थी, लिच्छवी कहाँ है तो संभवतः नेपाल से, यानी हम कह सकते हैं। और कुमार देवी, यानी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी उनका नाम क्या था, कुमार देवी, जिससे क्या करता है वो शादी करता है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। इस वैवाहिक गठबंधन के साथ उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया और गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को जोड़ दिया। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम था वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करता है, और दोनों जो लिच्छवी है और इसका जो गुप्त साम्राज्य है आपस में एक संबंधी हो गए, तो दोनों क्या हो गए आपस में गठबंधन कर लेते हैं, तो क्या होते हैं शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आगे बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो महरौली की लौह स्तंभ शिलालेख में उनकी लंबी विजयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्होंने कौन कौन सी विजय हासिल की उसके बारे में क्या है महरौली लौह स्तंभ में लिखा गया है। आगे बात करें तो उसके काल में पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, यानी जब वो शासन कर रहे थे चंद्रगुप्त प्रथम, तो उस समय जो है उनके काल में पाटलिपुत्र राजधानी थी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। आगे बात करते लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपने विवाह के माध्यम से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य से सटे लव अयस्क से भरी समृद्ध खानों का स्वामित्व प्राप्त कर लिया। यानी जब वो कुमार देवी से शादी करते हैं तो अपने राज्य से सटे जो लव अयस्क से भरे खान थे वहां से एक तरह से क्या उन पे एक तरह से स्वामी बन जाते हैं या मालिक बन जाते हैं, और लव अयस्क वहां से अपना प्राप्त करने लगते हैं। ठीक है, और यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके शासनकाल के अंत में गुप्त साम्राज्य की सीमा पहले से ही इलाहाबाद तक फैली थी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के पहले जो शासक थे, ठीक है, तो वो जो है उसके पहले ही इनका विस्तार कहाँ तक हो गया था, इलाहाबाद तक। ठीक है, ये सब माना जाता है। आगे बात करें तो इनके शासनकाल में लोहा एक मूल्यवान व्यापारिक वस्तु बन गया। ठीक है, क्योंकि जब एक खदानों के मालिक बन जाते हैं लौह अयस्क थे, ठीक है, तो वहां से जो है लोहा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया, नहीं लोहा को लोग बेचना स्टार्ट करते हैं वहां। ठीक है, आगे बात करते हैं अब समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है 335 से 375 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, और समुद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था, यानी चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसका पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, जो आगे चल के राजा बनता है। ठीक है, तो ये आगे बताया जा रहा है। और उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। तो समुद्रगुप्त क्या करता है अपने राज्य का क्या है बहुत ज्यादा विस्तार करता है, यानी उसको बहुत दूरी तक फैला देता है। ठीक है, आगे बात करें तो इसके द्वारा जीते गए लोगों और देशों को इलाहाबाद के शिलालेख में उकेरा गया है, यानी कौन कौन से जीत हासिल करता है, कौन कौन सा देश जीतता है, इसको जो है इलाहाबाद के शिलालेख में लिखा गया है। आगे बात करें तो इसकी विजयों को 5 समूह में वर्गीकृत किया गया, यानी जो जीता गया है बहुत सारे राज्य जीते गए हैं तो उनको जो है 5 समूहों में बांटा गया है, जिसको हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पहला जो समूह है उसमें गंगा यमुना दोआब के राजकुमारों के खिलाफ, यानी जो पहला युद्ध उन्होंने लड़ा तो गंगा यमुना के दोआब के जो राजकुमार थे वहां के खिलाफ क्या है युद्ध लड़ते हैं, और उनके शामिल राज्य गुप्त साम्राज्य में थे। ठीक है, और उनके जो शामिल राज्य थे वो जीत लिया तो उनके राज्य क्या हो जाएंगे गुप्त साम्राज्य में मिल जाएंगे। दूसरे समूह की बात करते हैं तो पूर्वी हिमालय के शासकों और कुछ सीमावर्ती राज्यों जैसे कि नेपाल, बंगाल, असम आदि के राजकुमारों के खिलाफ, यानी यहाँ के जो राजकुमार थे उनसे युद्ध करते हैं और उनको क्या करते हैं जीतते हैं, और जो गणराज्य बचे थे वे नष्ट हो गए। जो छोटे मोटे राज्य थे वो क्या हो गए नष्ट हो गए, और जो बड़े राज्य थे जिनको क्या किया समुद्रगुप्त ने उनको हरा के अपने राज्य में शामिल कर लिया। तीसरे समूह की बात करें तो ताविका राज्यों जैसे कि विंध्य क्षेत्र वन राज्य के जो खिलाफ और उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो ऐसे जो क्षेत्र थे उन पर कब्जा कर लिया तो विजय के रूप में। ठीक है, और चौथे समूह की बात करें तो विजय प्राप्त की और दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासकों को मुक्त कराया। ठीक है, तो विजय कहाँ प्राप्त की, ठीक है, दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासकों को मुक्त कराया, वहां पे आक्रमण करके या उनको जीत के। ठीक है, आगे बात करें तमिलनाडु में कांची के खिलाफ जहां पल्लवों को अपनी आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, तो ये इलाका था जहाँ पे तमिलनाडु वगैरह थे, वहां पे जो है कांची के खिलाफ जहाँ पल्लवों को अपनी आधिपत्य यानी कि आधिपत्य मतलब उस पर कब्जा करना। ठीक है, तो ये मजबूर किया गया उसको, तो उसको तरह क्या है समुद्रगुप्त उसको भी अपने राज्य में शामिल कर लेता है विजय के रूप में। ठीक है, पांचवें समूह की बात करें तो शकों और कुषाणों के विरुद्ध वह हिंसा और विजय की नीति में विश्वास करते थे। ठीक है, शकों और कुषाणों के विरुद्ध क्या है वो युद्ध करता है, उनको जीतता है और हराता है। ठीक है, तो 5वां विजय के समूह के रूप में हो गया, और वह हिंसा और विजय की नीति को विश्वास करता था समुद्रगुप्त जो था।
ठीक है, और उनके दरबारी कवि, ठीक है, हरिसेन ने समुद्रगुप्त के सैन्य कारनामे पर एक शानदार लेख लिखा है। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? तो हरिसेन था, और हरिसेन ने जो है सैन्य कारनामों पर एक क्या है, शानदार लेख लिखा है। आगे बात करें तो उसकी विजय भारत के बाहर भी फैली हुई थी, और चीनी सूत्रों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति लेने के लिए एक मिशनरी को भेजा था। यानी एक तरह से देख रहे हैं कि दबदबा इतना था समुद्रगुप्त का कि जो श्रीलंका में बैठा हुआ शासक था वो एक तरह से परमिशन ले रहा है समुद्रगुप्त से कि यहाँ पे हम मंदिर बनवा सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो बाहरी इलाकों में क्या है, एक तरह से उसका प्रभाव फैला हुआ था। ठीक है, आगे लिखा है B.H. स्मिथ ने उनकी बहादुरी और सेनापति के लिए भारत के नेपोलियन के रूप में क्या किया, उनकी प्रशंसा की है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, और B.H. स्मिथ ने उन्हें बहादुरी और सेनापति के लिए ये संबोधित किया है नेपोलियन के रूप में। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो देवी चंद्रगुप्त के अनुसार रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के जो बड़े भाई थे समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। यानी इसके पहले जो शासक था समुद्रगुप्त, उनका जो बड़ा लड़का था उनका नाम था रामगुप्त। ठीक है, तो रामगुप्त जो है उत्तराधिकारी हुए किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक है, और ये किसके अनुसार हुआ? तो देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार। आगे लिखा हुआ उसके शक शासन ध्रुव देवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जो रामगुप्त हुए उन्होंने क्या किया, शक शासकों के सामने जो ध्रुव देवी थी, ठीक है, उनके सामने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया अपने आप को। किसने? तो रामगुप्त ने। ठीक है, तब वहां पे क्या होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दुश्मन के शिविर पर आक्रमण किया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो एक तरह से समुद्रगुप्त के बाद जो उनका लड़का था रामगुप्त वो राजा बना, लेकिन वो एक तरह से अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, युद्ध नहीं कर सका। ठीक है, तो वहां पे चंद्रगुप्त द्वितीय उस पे हमला करते हैं शिविर पे, जहाँ पे उसको आत्मसमर्पण करता है और सिंहासन पे कब्जा कर लेता है। तो अब यहाँ पे राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, क्योंकि रामगुप्त एक कह सकते हैं कि अच्छा राजा नहीं बन सका। ठीक है, आगे दिया है गुप्त साम्राज्य ने चंद्रगुप्त के शासनकाल में उच्च जल चिन्ह देखा। यानी गुप्त साम्राज्य ने चंद्रगुप्त के शासनकाल में देखा उच्च जल चिन्ह, यानी एक तरह से क्या है, बड़ा स्तर पे जल चिन्ह देखा, जो कि एक तरह से बहुत ही महान कार्य था उस समय के। ठीक है, आगे दिया उन्होंने वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से अपनी राजधानी को शक्ति और मजबूत किया। ठीक है, तो शक्तिशाली और मजबूत किया, यानी वैवाहिक संबंध करके किसी से रिश्ता किया, वहां के राज्य मजबूत थे, हम पहले से मजबूत थे, क्या है और भी मजबूत हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को मजबूत किया और उन्होंने मध्य भारत की नागा राजकुमारी कुबेरनंगा से शादी की। यानी किससे शादी की थी? तो मध्य भारत के नागा राजकुमारी कुबेरनंगा से शादी करते हैं और उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। ठीक है, अपने तो खुद एक राजकुमारी से शादी करते हैं और अपनी जो है बेटी होती है उनकी, तो बेटी जो जिसका नाम क्या था प्रभावती, उनका विवाह कैसे करते हैं? तो वाकाट के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से क्या करते हैं, वो अपने लड़की की शादी कर देते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे है रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के साथ प्रभावती आभासी शासक बन गई। यानी रुद्रसेन द्वितीय क्या हो गया, कुछ समय बाद मर गया। तब उसके बाद उसकी जो पत्नी हुई यानी कि प्रभावती, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, ठीक है, तो क्या हो गई, आभासी शासक बन गई और अपने पिता यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के हितों को बढ़ावा दिया। ठीक है, और इस प्रकार वाकाट साम्राज्य मध्य भारत पर उसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, अब वो जो वाकाट साम्राज्य हुआ करता था वो क्या हो गया, एक तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, क्योंकि जो उसकी लड़की थी प्रभावती एक तरह से अपने पिता के हितों को क्या करती थी, बढ़ावा देती थी। आगे लिखा हुआ है मध्य भारत में बहुत प्रभाव के साथ पश्चिमी मालवा और गुजरात जैसे क्षेत्र जो शक क्षत्रपों के शासन के अधीन थे पर विजय प्राप्त की। यानी ऐसे एरिया थे जहां पे पश्चिम मालवा और गुजरात जैसे क्षेत्र हैं जहां पे क्या है, शक क्षत्रपतों का क्या था, शासन था, शकों का शासन था। तो वहां पे चंद्रगुप्त क्या करता है, युद्ध करता है और विजय प्राप्त करता है। ठीक है, आगे है शक क्षत्रपों पर विजय की उपलब्धि में उन्होंने घोड़े की बलि दी, और जब उसको जीत जाता है तो क्या करता है, घोड़ों की बलि देता है। और आगे अश्वमेध और खुद को विक्रमादित्य कहा। अश्वमेध यानी कि एक तरह से जब राजा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है तो अश्वमेध यज्ञ करता है जिसमें घोड़ों को छोड़ता है और घोड़े पे एक तरह से चुनौती देता है, अगर किसी को है कितनी शक्ति तुम्हारे पास तो हमसे युद्ध करो। तो ज्यादातर लोग उससे युद्ध नहीं करते हैं क्योंकि वो शक्तिशाली था तभी ऐसा काम करता है। ठीक है, तो ऐसा यज्ञ भी करता है और खुद को जो है विक्रमादित्य भी क्या करता है, संबोधित करता है या उपाधि धारण करता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा गया है।
आगे लिखे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया। आगे है महरौली लौह स्तंभ शिलालेख भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपने अधिकार का दावा करता है। यानी महरौली जो लौह स्तंभ है उसमें क्या है, शिलालेख भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर क्या है, अपने अधिकार को दावा दिखाता है। एक तरह से बताता है कि उसका चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था, उस पर शासन था। ठीक है, नीचे लिखा है चीनी तीर्थयात्री फरहान ने अपने शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फरहान क्या है, चीनी यात्री जो है क्या है, भारत आया था। आगे लिखा है उनके दरबार में 9 विद्वान द्वारा सुबोधित किया गया था, जिन्हें उनके दरबार में नवरत्न के रूप में जाना जाता है। उनके दरबार में क्या नवरत्न भी रहते थे। वो कौन कौन थे उनको हम देख लेते हैं। तो पहला है कालिदास, जो अपने कविताओं और श्लोकों के माध्यम से क्या है, बहुत ही फेमस हुए। अमर सिंह है, धनवंतरी है, शंकु है, वरामिहिर है, छापानक, घटकरपारा और वरुचि और बेताल भट्ट। ये जो है उनके क्या हो गए, नवरत्न हो गए, जो कि उनके दरबार में क्या है, सुबोधित थे। ठीक है, आगे बात करें अब कुमारगुप्त के बारे में। तो यहाँ पे जो है जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन खत्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कुमारगुप्त का शासनकाल आता है 415 ईस्वी में, और 455 ईस्वी तक क्या है शासनकाल रहता है। तो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, पुत्र थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का लड़का क्या हुआ, कुमारगुप्त हुआ, और उन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। तो महेंद्रादित्य किसे कहते हैं, तो कुमारगुप्त को कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त करने के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है गुप्त साम्राज्य को उसके काल में हुड़ों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने भारत में हुड़ों के आक्रमण से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल में क्या होता है, हुड़ों ने आक्रमण किया गुप्त साम्राज्य पे। तो उस समय तो सामना कर लेता है जो कुमारगुप्त होता है, लेकिन जो बाद में शासक बनते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बताया जाएगा। तो हुड़ों उस पर कब्जा कर लेते हैं जब शासक कमजोर मिल जाते हैं। ठीक है, आगे स्कंदगुप्त के बारे में बात करें तो स्कंदगुप्त यानी कुमारगुप्त के क्या था, पुत्र था। ठीक है, कुमारगुप्त का पुत्र कौन हुआ, स्कंदगुप्त। वो शासक बनता है और अंतिम महान शासक था। यानी इसके बाद कोई महान शासक नहीं हुआ, सभी क्या थे, बहुत ही कमजोर शासक थे, जो कि हुड़ों को जो है आक्रमण को रोक नहीं पाते हैं, और हुड़ों जो है कब्जा कर लेते हैं या पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन था और महान शासक, तो स्कंदगुप्त। ठीक है, और उसने हुड़ों के आक्रमण और पुष्यमित्र की धमकी को हरा दिया। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया, हुड़ों के आक्रमण और पुष्यमित्र की धमकी को भी क्या किया, हरा दिया। यानी इसने भी क्या किया, हुड़ों को रोक कर रखा। ठीक है, तो ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कंदगुप्त से। उसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, यानी सबसे जो अंतिम राजा हुआ गुप्त साम्राज्य का वो कौन था, तो विष्णुगुप्त था। ठीक है, और इसका जो शासनकाल था 540 से 555 ईस्वी पूर्व तक रहा, तो ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो ये जो है हमारे यहाँ पे थ्योरी होते हैं, ये राजा जो थे उनके शासक के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो साम्राज्य को अलग अलग प्रशासनिक विभागों में, जैसे कि राज्य, राष्ट्र, देश और मंडल के आदि में क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। और इस प्रकार शक्ति का बेकेंद्रीकरण भी महत्व दिया गया। यानी जब राज्य हो गया, राष्ट्र हो गया, देश और मंडल, तो शक्तियां भी क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगे। जैसे इस समय हमारे वर्तमान में विकेंद्रीकरण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो वैसे ही उस समय भी क्या है, विभाजित किया गया था। आगे लिखा हुआ प्रांतों को कई जिलों या विषयों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था, और इसे नियंत्रित करने के लिए एक विषयपति नियुक्त किया गया था, और इस कार्य में उनके प्रतिनिधियों की परिषद की उनकी सहायता करते थे। ठीक है, तो प्रांतों और जिलों में क्या किया गया, विभाजित किया गया था उस समय, और वो जो है बहुत सारे परिषदों के माध्यम से इसमें सहायता करके उसको एक तरह से संचालित करने का काम करते थे। आगे बात करें तो गुप्त वंश काल के दौरान गांवों के कल्याण के प्रबंधन का प्रभार ग्रामीण निकायों पर था, जिसमें गांव के मुखिया और बुजुर्ग शामिल थे। ठीक है, ये उसके बारे में हो गया कि गुप्त काल के दौरान क्या था, गांवों के कल्याण का जो प्रबंध था किसको करना था, मुखिया और बुजुर्गों को करना था उस गांव के। व्यापारिक नगरों का आयोजन व्यापारियों की सीढ़ी द्वारा किया जाता था, और साम्राज्य ने चीन, सिलोन, कई यूरोपीय देशों और पूर्वी भारतीय द्वीपों जैसे देशों के साथ व्यापारिक गतिविधियां की। ठीक, तो किससे किससे उन्होंने व्यापार किया उसके बारे में दिया हुआ है, जिसमें चीन था, सिलोन था, और कई यूरोपीय देश और पूर्वी भारतीय द्वीप जैसे देश शामिल थे।
ठीक है, कला और वास्तुकला की बात कर लेते हैं। तो गुप्त काल को आमतौर पर सभी प्रमुख धार्मिक समूहों के लिए उत्तर भारतीय कला का एक उत्कृष्ट शिखर माना जाता है। यानी गुप्त साम्राज्य में जो है इतना कला का विकास हो चुका था, तो इसे जो है वहां पे हम लोग स्वर्ण काल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण काल भी कहीं कहीं से संबोधित किया गया है, क्योंकि बहुत तरह से आकृतियां बनाई जा रही थी, कला विकसित हो चुका था, इसलिए स्वर्ण काल के रूप में कहा गया है। और साथ में ही बहुत सारे जवाहरात वगैरह यानी कि एक तरह से धनी हुआ करते थे जो कि गुप्त साम्राज्य थे। ठीक है, तो स्वर्ण काल के रूप में उसे संबोधित किया गया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ इस अवधि में हिंदू कला और में प्रतिष्ठा नक्शेदार पत्थरों की देवता के साथ सद्बुद्ध की आकृति और जयंती तीर्थंकर की आकृतियां भी देखी गई। यानी इस समय बहुत सारे हिंदू कला प्रतिष्ठित हुए, यानी बहुत सारे मूर्तियां बनाई गई, हिंदू की मंदिर बनाए गए। ठीक है, इसमें नकाशेदार हुए यानी नक्काशी के द्वारा बनाए गए थे पत्थरों में। ठीक है, जिसमें बुद्ध की आकृतियां और तीर्थ की आकृतियां क्या है बनी गई थी जैन के तीर्थंकरों की। ठीक है, आगे न्याय व्यवस्था की बात करें तो गुप्त साम्राज्य एक अलग न्यायिक प्रणाली थी और न्याय व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा या व्यापार संघ था। ठीक है, यानी सबसे निचला स्तर क्या है, ग्राम सभा या व्यापार संघ। और उसके बाद ये उन पक्षों के विविध विवादों को निपटाने के लिए नियुक्त परिषदें थी जो उनके सामने पेश होती थी। यानी उनके सामने जो है पेश होने के लिए क्या है, बीच जो विवाद चल रहा है उसको निपटाने के लिए क्या है, परिषदें भी नियुक्त की गई थी। तो परिषद भी थे और साथ में ग्राम सभा और व्यापार संघ जो शामिल थे। आगे लिखा है राजा अपील की उच्चतम अदालत थी। यानी अगर गांव में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है तो कहाँ जाएंगे हम, उच्च अदालत, जिसको हम कह सकते हैं कि उच्चतम अदालत यानी कि राजा के पास। ठीक है, आगे है अपने कर्तव्य के निर्वहन में राजा को न्यायाधीशों, मंत्रियों, पुजारियों आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राजा अपने अध्यक्ष राजा उच्चतम अदालत हो गया तो उसके लिए क्या है, सहायता के लिए उसको न्यायाधीशों, मंत्रियों और पुजारियों द्वारा क्या है सहायता मिलती था, वो कोई फैसला देता था हमको क्या करना है। ठीक है, तो वहां तक हमारे जो थ्योरी खत्म होती है और यहाँ से जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए विजिट किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। जो कि अगर आपको पीडीएफ लेना है इस वीडियो का तो इस पीडीएफ का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप लोग जाके बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो का, और परीक्षा में जाने से पहले इसको एक बार रिवीजन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हम लोग स्टार्टिंग में देखें तो श्रीगुप्त क्या था, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम है, विष्णुगुप्त है, कुमारगुप्त है और दामोदर गुप्त है। तो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसको जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, सही जवाब हमारा हो जाएगा विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय धारण किया, उसे लिखने का है विक्रमादित्य भी कहा गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है श्रीगुप्त ने किस उपाधि और किसकी उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, महाराजा की उपाधि क्या है धारण की थी, और उसका लड़का तो घटोत्कच होता है उसको भी क्या है महाराजा की उपाधि दी जाती है। 5 नंबर बात करें तो समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में बात की जा रही है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा कविराज, क्योंकि समुद्रगुप्त एक महान शासक होने के साथ साथ क्या था, कला का बहुत ही, संगीत कला का क्या बहुत ही प्रेमी था, और इसलिए क्या है कविराज के रूप में उसे संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो सही जवाब क्या हो जाएगा कुमारगुप्त ने क्या है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 7 नंबर, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो समुद्रगुप्त क्या है भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 7 और 8। ठीक है, हरिसेन और समुद्रगुप्त, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 8 नंबर क्वेश्चन है चीनी यात्री प्रयाण किसके शासनकाल में भारत आया था, किस काल में आया था। तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, 11 बात करें तो इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न नहीं था। नवरत्न हमने देखा एक लाइन से, इसमें से कौन उसमें शामिल नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा तानसेन इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री हैंसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था।
विक्रमादित्य विद्यालय है, तक्षशिला है, कुशगिरी है, नालंदा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। 14 नंबर नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार में। ठीक है। 15 नंबर है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हेनसांग भारत आया था। और 16 नंबर है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमने लास्ट में देखा विष्णुगुप्त क्या था? इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो इस काल पे जाएंगे गुप्त काल की। और 18 है गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे? तो आप लोग बड़ी बात परिचित होंगे, आर्यभट्ट। ठीक है। 19 है आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? तो आर्यभट्टयाम की क्या है? रचना की थी। 20 है पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मुद्रा अशोक और देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन हैं? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा विशाखा दत्त। 22 नंबर है अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा वाग्भट। 23 नंबर है हर्षचरित के रचनाकार कौन है? हमारा सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। अवंती के नाम से किसे जाना जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा उज्जैन। 25 है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा गरुड़। और 26 नंबर क्वेश्चन है गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म। तो यहाँ पे जो है हमारे 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए विजिट किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।